हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसका 5th लेक्चर है ये, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लोक अंतरराष्ट्रीय विधि तथा प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि में जो डिफरेंस है उसको हम देखेंगे। इससे पहले जो हमारे 4 लेक्चर दिए जा चुके हैं उनको प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं और उन लेक्चर्स से नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आप किताबों से उसको पढ़ भी सकते हैं, आप जरूर पढ़िए। देखिए, केवल वीडियो के भरोसे मत रहिए। आपसे यहाँ पे झूठ बोलना नहीं है, आपको यहाँ पे अंधेरे में रखना नहीं है। सिर्फ आपको कंटेंट वो प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए। यहाँ पे कंटेंट यही देंगे जो आपके माइंड में बिल्कुल आपको इस तरीके से बैठ जाए कि आप एग्जाम की कॉपी में लिख पाओ। तो हमारा प्रयास सिर्फ इतना ही रहेगा। हम यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार के भुलावे में या दिखावे के अंतर्गत नहीं लाएंगे कि आपको हम जिंदगी बना देंगे, हम ऐसा वादा नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो कंटेंट सही में अच्छा होगा और आपके लिखने के योग्य होगा। आप कहीं भी पढ़ेंगे, विश्वास मानिए, जब आप मेरा कंटेंट कहीं बोलेंगे तो आपको कोई ये नहीं कह पाएगा कि ये कंटेंट आपने गलत बताया है। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा। और दूसरी चीज, जो बोर्ड इस तरीके से है, लॉन्ग में रखा हुआ है, वर्टिकल में, इसको हॉरिजॉन्टल भी हम करेंगे, लेकिन अभी ये सेटअप नहीं बन पाया है। तो आप वीडियो जब देखते होंगे तो आपको इस तरीके से दिखता होगा। तो हो सकता है आपको वर्ड, इसके जो अक्षर है वो छोटे दिखते होंगे। तो कृपया करके आप इनके जो भी लेक्चर्स को देखेंगे उनको मतलब 68.9 के रेशियो पे देखिएगा, वो आपको ज्यादा सही लगेगा। आप फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, जूम कर लीजिएगा, तो आपको वीडियो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा साथियों। आइए अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 5th लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज जो हमारा टॉपिक है, लोक अंतरराष्ट्रीय विधि तथा प्राइवेट विधि में अंतर क्या होता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि इनमें जो तथ्य हमने दिए हैं, 5 से 7 पॉइंट हमने लिए हैं, हम इन डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। इन डिफरेंसेस को देखिए, पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि ये जो डिफरेंस हम डायरेक्ट डिस्कस कर लेंगे ना, यही आपको एग्जाम में लिख देंगे आप, तो आपको पूर्ण नंबर मिल जाएंगे। देखिए, प्रैक्टिकल चीजें भी समझिए, प्रैक्टिकल चीजें समझिए। मैं वो टीचर नहीं हूं ना, मैं मुझे उस टीचर का ओहदा चाहिए। मैं आपका बड़ा भाई मानिए, छोटा भाई मानिए, जो भी जिस रूप में आप मुझे भैया मानते हैं आप मुझे भैया मान लीजिए। जिस रूप में भी आप मुझे स्वीकार करना चाहते हो स्वीकार करिए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ सच बोलना ये चाहता हूं कि देखिए, 10 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा या 15 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा, आपको 15 में 15, कोई भी ऐसा एग्जाम टीचर नहीं है जो 15 में 15 नंबर किसी भी सब्जेक्ट में दिला सकता है। एक्सेप्शनल आपको मैथ्स में अच्छे नंबर मिल जाएंगे, केमिस्ट्री में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल फुल में फुल मिल जाएंगे। या ऑब्जेक्टिव टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, उनमें अगर आपने 100 में 100 सही कर दिए तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर थ्योरी पेपर है तो देखिए, थ्योरी के पेपर में आप बिलीव रखिए, 15 नंबर्स का अगर एक क्वेश्चन आता है तो 15 नंबर का वो क्वेश्चन आपका कभी भी आपको 14 या 13 या 12 ये नंबर भी जल्दी नहीं मिलते हैं। आपको मिलेगा 10, मैक्सिमम 10, 11, मैक्सिमम 12। इससे ज्यादा आप नहीं देखोगे किसी क्वेश्चन में। 12 नंबर तो मैंने बहुत हाई बोल दिया, लोगों को 8, 9 इस तरीके से नंबर मिलते हैं। और देखिए, मैंने कहा ना, ये कंटेंट आपको इसीलिए मैं दे रहा हूं कि ये जब कंटेंट आप देखेंगे, यही कंटेंट अगर आपको याद हो गया, आपने यही कंटेंट लिख दिया जाकर के, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, चाहे आपका पीसीएसजे पे हो, और चाहे आपका यूजीसी नेट का आप एग्जाम दे रहे हो, या कोई भी आप जो है एग्जाम दे रहे हो, जीआईसी का दे रहे हो, किसी भी लॉ जिस फील्ड में आता है, अगर ये आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा तो अगर आप ये पॉइंट्स लिखेंगे तो इसका 100% नंबर आपको मिलेगा, काटा नहीं जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। फुल में फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, मिल सकते हैं। देखिए, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं मिलेंगे, झूठ नहीं बोलना चाहिए।
एग्जामिनर है, एग्जामिनर के हाथ में नंबर होते हैं, इसलिए हम उस बारे में नहीं बात करेंगे। लेकिन 100% आपको 15 में 15 नंबर दिला देंगे, मैं वो वादा नहीं कर सकता हूं आपसे। हाँ, लेकिन मैं ये वादा कर सकता हूं आपसे कि आपको अगर ये कोई मैं कंटेंट दे रहा हूं तो इस कंटेंट को कोई नहीं काट सकता है, ये कंटेंट अपने आप में पूर्ण है। तो आइए अब हम अपनी लेक्चर सीरीज जो हमारी चल रही है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की, उसका 5th लेक्चर है ये, और हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि और लोक अंतरराष्ट्रीय विधि। तो देखिए क्या है यहाँ पे डिफरेंसेस। लोक अंतरराष्ट्रीय विधि राज्य के आचरण को नियंत्रित करती है। क्या कह रहा है? लोक अंतरराष्ट्रीय विधि राज्य के आचरण को नियंत्रित करती है सीमित अर्थ में, मतलब एक सीमित अर्थों में, सीमित परिभाषा के अंतर्गत व्यक्तियों के आचरण को भी नियंत्रित करती है। प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करती है। मतलब समझिएगा कि जो प्राइवेट विधि है वो यहां पे कह रही है कि ये केवल व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करती है। समझिएगा कि लोक अंतरराष्ट्रीय विधि और प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि में क्या डिफरेंस दिया जा रहा है कि लोक अंतरराष्ट्रीय विधि राज्य के आचरण को नियंत्रित करती है और सीमित अर्थ में व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करती है। मतलब जो प्रभुसत्तात्मक राज्य होते हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष को भी जो है कुछ मात्रा में उनके विचारों को नियंत्रित करने का भी कार्य करती है। विचार किस प्रकार से आपके नियंत्रित करने का कार्य कर सकती है? देखिए, जब आप कोई विधि बनाएंगे तो कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा वो इन नीतियों को ध्यान में रखेगा कि हमारा वैश्विक पटल पर जो कानून बने हुए हैं उनका उल्लंघन ना हो। नैतिकता के ही कारण रखेगा, लेकिन रखेगा ध्यान कि हमारा जो भी विधि का हम विधान बनाने जा रहे हैं उनमें कभी भी जो है उल्लंघन की स्थिति ना उत्पन्न हो। तो इसको जरूर ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए कहा गया है सीमित अर्थ में व्यक्तियों के आचरण को भी नियंत्रित करती है। प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करती है। तो ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया है। अब दूसरा सेंटेंस हमारा क्या आता है? दूसरा स्टेटमेंट क्या है? लोक अंतरराष्ट्रीय विधि वैश्विक पहल पटल पर राज्यों के बीच की विधि है। ठीक है, तो लोक अंतरराष्ट्रीय विधि हमने पहले के लेक्चरों में भी डिस्कस किया है कि लोक अंतरराष्ट्रीय वैश्विक पटल पर, मतलब जैसे आप जापान हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, और आपका जो भी अन्य देश हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, भारत हो गया। तो ये नाना प्रकार के जो राज्य हैं, जो नेशंस हैं, इन्हीं के बीच की विधि है लोक अंतरराष्ट्रीय विधि। अच्छा, प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि के बारे में क्या बात करते हैं? प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय राज्य विधि का ही एक भाग है। मतलब किसी राज्य के अंतर्गत जो विधियां बनती हैं, जिनका निर्माण किया जाता है, ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय राज्य की ही विधि है, मतलब उसी राष्ट्रीय विधि का ही एक भाग है। ये यहां पे ये कह रहे हैं। अब देखिए, दूसरा हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? तीसरा पॉइंट हमारा कहता है साथियों कि लोक अंतरराष्ट्रीय विधि सामान्यतया सभी राज्यों के लिए समान है। क्या कह रहा है? लोक अंतरराष्ट्रीय विधि सामान्यतया सभी राज्यों के लिए एक समान है। ये नहीं देखा जा सकता है या ये नहीं कहा जा सकता है कि अमेरिका के लिए कोई अलग नियम, चाइना के लिए कोई अलग नियम, भारत के लिए कोई अलग नियम, या रशिया के लिए कोई अलग नियम, या अमेरिका और रशिया के लिए कोई अलग नियम क्योंकि वो सुपर पावर्स हैं, चाइना के लिए अलग कोई नियम क्योंकि वेल डेवलप्ड हो चुका है, भारत अभी भी संक्रमण की अवस्था में है, हालांकि विकसित है अपने आप में, लेकिन अभी भी वो संक्रमण की अवस्था में है, तो इसलिए कोई उसके लिए अलग नियम है। डेवलपिंग नेशन है आप कहेंगे तो उसके लिए अलग नेशन, उसके लिए अलग कोई विधि कानून बना दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। लोक अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत जो भी नियम बनाए जाएंगे वो सभी राज्यों के लिए एक समान होंगे, उनमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होता है। दूसरा, जो अंतरराष्ट्रीय विधि हो गई, ये तो कोई भेद नहीं रखती है, परंतु जो हमारी प्राइवेट विधि है ये भिन्न राज्यों में भिन्न हो सकती है। मतलब जैसे चाइना है, अपने देश में का डेमोक्रेसी तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पे है, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा चाइना की में जो गवर्नमेंट है वो इतना ज्यादा लोगों की लाइफ में इन्फ्लुएंस करती है, रखती है कि जो है लोग परेशान हैं इस समय वहां पे। हालांकि हमारे भारत जैसा देश कहीं भी आज नहीं है, उसके जैसी स्वतंत्रता कहीं भी नहीं है।
हम अपने महान भारत में हमने जन्म लिया है, ये हमारा सौभाग्य है। तो यहाँ के जो नियम हैं और जो चाइना के नियम हैं या जो कोरिया के नियम हैं या जो अमेरिका के नियम हैं, इनमें बहुत अंतर देखने को मिलता है। तो यही कहा गया है कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया, इन दोनों के राष्ट्रों की जो विधियां हैं अंतर्गत, जैसे नागरिक इनके जो है समान व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि में भिन्न राज्यों में भिन्न हो सकती है। ठीक है, तो आइए साथियों, हमारा तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। चौथा पॉइंट हम कहते हैं कि किसी मामले में अगर विदेशी तत्व है, मैंने पूर्व लेक्चरों में अपने डिस्कस किया है इस बात को, कि अगर किसी भी मामले में कोई विदेशी तत्व होता है तो इस मामले में कौन सी विधि लागू होगी, ये प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि जो है निर्धारित करती है। आप देखिए, लोक अंतरराष्ट्रीय विधि में ऐसा प्रश्न नहीं उठता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लोक अंतरराष्ट्रीय विधि में ऐसी समस्या नहीं मिलती है। लेकिन अगर किसी राष्ट्र के अंतर्गत अगर कोई मामला विदेशी मामला है और उसमें किसी बाहर देश का व्यक्ति सम्मिलित है, तो वहां पे या कोई ऐसा आपका समुद्री मामला जो उठते हैं या कोई वॉर से संबंधित मामले होते हैं, तो उस मामले में आप प्रायः देखेंगे कि उसमें कौन सी विधि लागू होगी। कोई भी देश कहेगा तो अपने देश में जो क्या लागू विधि होगी उसी के अकॉर्डिंग उसका फैसला किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यही यहाँ पे लिखा गया है कि किसी मामले में विदेशी तत्व होने पर मामले में कौन सी विधि होगी या लागू होगी, यह प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि निर्धारित करती है। देखिए, इसे ही जो है विधियों का संघर्ष कहा जाता है। ये भी एक टॉपिक है, इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। ये भी एक टॉपिक है। तो विधियों का जो संघर्ष होता है वो यही होता है कि जब कोई मामला उत्पन्न होता है, एक सिनेरियो बनता है, तो उस सिनेरियो में डिस्कस ये होता है कि ये गवर्न कैसे होगा, कौन न्यायालय इसमें देखेगा, कौन सी विधि इसमें लगाई जाएगी। क्योंकि भाई सभी देशों के अपने अपने नियम हैं, सभी देशों के अपने अपने कानून हैं। तो वो कौन से कानून लगाए जाएंगे, ये उस देश की सीमा के अंतर्गत जो कानून लागू हो रहे हैं, जहां पे वो मामला उत्पन्न हुआ है, जहां पे वो मामला आप प्रकाश में आया है, उसी देश के कानून लागू होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये अपने माइंड में बैठाइए इसको। अब यहाँ पे क्या कहता है कि लोक अंतरराष्ट्रीय विधि में ऐसी समस्या नहीं मिलती है प्रायः। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। अब हमारा पांचवा पॉइंट क्या कहता है? पांचवा पॉइंट हमारा कहता है प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि यह निर्धारित करती है कि किस मामले में किस न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा। प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि हमारी ये निर्धारित करती है कि किस मामले में जो है किस न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा, मतलब कहां पे अपील की जा सकती है, कौन सा न्यायालय इस मामले को देखेगा, अपने अंतर्गत लाएगा। ये इसका निर्धारण जो होता है वो प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होता है, ध्यान रखिएगा। अब हमारा जो इसमें देखा जाए अगला पॉइंट क्या कहता है कि लोक अंतरराष्ट्रीय विधि में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। लोक अंतरराष्ट्रीय विधि में प्रायः देखा जाता है कि जब भी ऐसा मामला उत्पन्न होता है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाता है और वही डिसाइड करता है। अब जो हमारा छठा पॉइंट है हम उसको देख लेते हैं। लोक अंतरराष्ट्रीय विधि मुख्यतः राज्यों के परस्पर संबंधों से संबंधित है। इसका स्रोत प्रथाएं तथा अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं और प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि के नियम राज्यों की विधायिनी संस्था द्वारा निर्धारित होते हैं या होती है। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, लोक अंतरराष्ट्रीय विधि मुख्यतः राज्यों के परस्पर संबंधों से संबंधित है। अब देखिए हमने शुरुआत में डेफिनेशन में पढ़ा था कि कई सारे हमारे विधि शास्त्रियों ने ये परिभाषाएं दी थी कि जो भी अंतरराष्ट्रीय संबंध होंगे वो जो एक राज्य के दूसरे राज्य से परस्पर संबंधों और व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं या निर्धारित करते हैं। वही बात देखिए यहाँ पे लिखी हुई है कि लोक अंतरराष्ट्रीय विधि मुख्यतः राज्यों के परस्पर संबंधों से संबंधित होती है। ठीक है, अब देखिए इसका स्रोत क्या क्या इन्होंने बताया है, प्रथाएं, अंतरराष्ट्रीय संधियां।
देखिए हमारा जो भी एक और लेक्चर अभी तो सीरीज शुरू हुई है, जो एक लेक्चर हमारा इसके बाद आने वाला है, हम आशा करते हैं कि वही लेक्चर होगा जिसमें हम इसके अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोतों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अपने लेक्चर में देखते हैं कि इन्होंने जो स्रोत बताए हैं वो प्रथाएं बताई हैं, कस्टम्स बताए हैं और अंतरराष्ट्रीय संधियां बताई हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज, तो इनके बारे में इन्होंने बताया है। अब देखिए प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि के नियम जो हैं वो राज्यों की विधायिनी संस्था द्वारा बनाए जाते हैं। अब देखिए प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि, उसके नियम कौन बना रहा है? जो राज्यों के अंतर्गत विधायिनी संस्थाएं हैं वही वो नियम बनाती हैं, कोई अलग से नियम बनाने नहीं आता है। जो विधायिनी संस्थाएं कार्यरत है वही वो नियमों का लागू करती हैं, उन्हीं को बनाती हैं। तो आइए, ये हमारा छठा पॉइंट हो गया। अब हम सातवां पॉइंट अपना देख लेते हैं कि प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि के कुछ नियम कभी कभी लोक अंतरराष्ट्रीय विधि में के भाग बन जाते हैं। देखिए किसी भी देश में आप देखेंगे या किसी भी जगहों की कोई चीज अगर हमें अच्छी लगती है हम उसे अपना लेते हैं। अगर किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में कोई एक ऐसा कानून बना हुआ है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम सभी समाज के लोगों को लाभान्वित करने के दृष्टिकोण को अपनाता है, हम उसको अपना लेंगे। हमारा कल्याण, हमारा एक लक्ष्य जो होता है वो वैश्विक कल्याण का लक्ष्य होता है। सभी मनुष्यों को समान तौर पर देखा जाता है और सभी को अच्छे से जीवन निर्वाहन कराने के लिए जो है उनको जो विधियां बनाई जाती हैं प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत, अगर वो विधियां अच्छी होती हैं तो उनका स्वागत जो है लोक अंतरराष्ट्रीय विधि में भी किया जाता है। वही बात यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है। तो साथियों ये हमारे 7 पॉइंट थे, इन 7 पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आप इस बात को समझिए कि आपको इसके आगे हमारे लेक्चर जो है वो भी देखने हैं और उसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन के लिए जो आपको अगर तुरंत नोटिफिकेशन मिले उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको फर्दर जो भी वीडियो आएगी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की वीडियो लेक्चर सीरीज की, वो आपको तुरंत पता चल जाएगी। तो आपको अगर ये महत्वपूर्ण लगता है, अगर आप संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हम पूरे लेक्चर लॉ की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो साथियों बने रहिए चैनल के साथ में और पढ़ते रहिए। पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, कोई आपको कुछ नहीं दे देगा, सिर्फ आप ही अपने लिए कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।